गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में आपने मेरा देखा ही होगे, मैंने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर जो है मतलब चैप्टर 2 जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे जो टीचिंग्स के ऊपर मैं डायरेक्टली अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस चालू करता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे 25 जो लिखा है ना वो आप पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पार्ट ऑफ नेहरूजीज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द रिजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 ऑफ जनवरी 1948। अब देखो दोस्तों, मैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये सिंपली ये कहता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो नेचर है, मतलब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश चलता है। उसी तरह नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था वो क्या था? देखो मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि ऐसे नियम कानून जिससे देश चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तरह है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपने अच्छी देखी है ना अच्छे से मेरी प्रीवियस वाली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यहाँ रिजोल्यूशन लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 ऑफ जनवरी 1948। देखो ये स्टेटमेंट जो है ना पूरा बराबर है, बट ये जो 22 जनवरी लिखा है ना ये भी बराबर है, बट 1948 जो लिखा है ना वो 1948 नहीं है, 1947 है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया, क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरे को बताइए, मैं आपको चिल्ला कर बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुआ, मुझे एक आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ रूल्स कमेटी। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? मौलाना अब्दुल आज़ाद वॉज बेसिकली द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, तो देखो ये फैक्चुअल डेटा है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट कमिटीज आपको लगते हैं, जो मैंने आपको बोले थे उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम था। तो अगर आपने वो एम लक्ष्मीकांत जी किया होगा तो डेफिनेटली आपको आंसर आता ही होगा। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, इतना ही नहीं बट राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के भी बोलते हैं ना जो मेन लीडर थे। ठीक है, बट ये सेकंड स्टेटमेंट है ना वो गलत है। तो बट ऑब्वियस आपको आंसर तो मिला ही है। ठीक है, क्या करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पर? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड बिटवीन 9th to 23rd ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट देखते ही पता चलता है कि बराबर है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए थे। पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर और कमेंट में आप बताइए मुझे लास्ट सेशन कब हुआ, जो 11th सेशन था वो कब हुआ।
ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। 14 नवंबर 1949 को जो है लास्ट सेशन हुआ था। तो होप सो पहला ए जो पॉइंट है वो राइट क्यों है वो आपको समझा होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, बाद में त्यागी जो है महावीर त्यागी, बाद में केटी शाह जो है, ये जो थे वो नॉन कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे। तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। बट ये तीसरा स्टेटमेंट जो है, ऑल द मुस्लिम लीग मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पूरा पूरा गलत स्टेटमेंट है, पूरा गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। कैसे? देखो, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनिशियल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और उसमें सिर्फ 211 लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटली कितने मेंबर्स थे, तो 296 मेंबर्स थे जो इलेक्ट होके आए थे, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। तो मैंने आपको वहाँ रीज़न भी बताया कि 211 लोग ही क्यों आए थे, क्योंकि फर्स्ट सेशन को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। इसलिए सी जो पॉइंट है वो गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए और बी। इसके ऑप्शंस बैक साइड पे है, ये देखो, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। देखो दोस्तों, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब अच्छे से ध्यान देके इसको पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इसमें, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर अलोकेटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो क्लियरली देखो, इलेक्शंस जब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स के 93 सीट्स थे और ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट्स थे। तो बट ऑब्वियस है ना, सीट्स का तो डिवीजन हुआ ही है, तो फर्स्ट जो है वो राइट हो गया, अल्टीमेटली राइट हो गया, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, सीट्स अलोकेटेड टू द ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू बी इलेक्टेड बाय एक मिनट दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सीट्स अलोकेटेड टू द ब्रिटिश, ठीक है, वेयर टू बी इलेक्टेड बाय द, मतलब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है। देखो, सेकेंड पॉइंट में आपको मैंने बता दिया था कि जब इलेक्शंस हो रहे थे तब तीन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था इस मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को या सिख रिप्रेजेंटेटिव को या जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो आम आदमी ने नहीं वोट किया था, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने वोट किया था। मैंने आपको उसको प्रॉपरली उस टाइम बता दिया था, और उस इलेक्शन की मेथड का भी नाम बता दिया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये सेकंड ऑप्शन भी समझ में आया ही होगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज अल्टीमेटली करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। अब देखो, एक तो होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि बाबा 18 साल से जो ऊपर लोग है उन लोग जाओ और वोटिंग करके आओ। और लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो क्लियरली मैंने आपको बता ही दिया था, सेकंड पॉइंट में ही एक्सप्लेन जो किया था उसमें, उससे ही आपको पता चलता है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी राइट है, क्योंकि उस टाइम जो है पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हुआ था। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये तो पूरा पूरा गलत है, ठीक है। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको क्लियरली बोला ब्रिटिश इंडिया के जो 296 सीट्स थे वहां इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट प्रिंसली स्टेट्स जो थे
जिसमें 93 सीट्स थे, वहां तो सीट्स का अलोकेशन होना था, दैट इज नॉमिनेशन होना था। तो ये जो पॉइंट है वो फोर्थ वो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2 और 3। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, आपने मेरा लास्ट सेशन जो है इसके पहले का वो अगर अच्छे से देखा होगा और सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखा होगा तो आराम से ये जो मैच द कॉलम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो मैंने इनिशियल सेशन जो हुआ था एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए और बी का आंसर तो आपको पता ही चला। ठीक है, अब थर्ड जो चीज है हम लोग डिस्कस करेंगे, बी एन राव। जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि बी एन राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर है, और मैंने ये भी बताया था जो इनगर है वो सेक्रेटरी है और एस एन मुखर्जी जो है वो चीफ ड्राफ्ट्समैन है। ठीक है, तो अगर आपने मैंने लास्ट सेशन देखा होगा तो बी एन राव का भी आपको डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको बता दिया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, किसने लाया, कब उसको पब्लिश किया, डेट इज December 13 को उसको पब्लिश किया, January 22 1947 को वो पास हुआ। तो मैंने ये सारी चीजें जो है मैंने अपने सेशंस में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आया ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन का भी आपको क्लियर हो चुका होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये जो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। देखो, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉयर पैराडाइज। देखो दोस्तों, जब मैं क्रिटिसिज्म सिखा रहा था तब मैंने आपको बता दिया जो फोर्थ या फिफ्थ क्रिटिसिज्म था उसमें क्लियरली कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है ना संविधान जो बनाया हुआ है वो बहुत ही लॉयर्स पैराडाइज है। उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही लीगल लैंग्वेज है, राइट, ये तो आप सबको पता है। अब देखो दोस्तों, इसमें गलती तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना कैसा था, देखो आप नेहरू जी वो जज की पढ़ाई कर चुके थे, गांधी जी हमारे वो भी बैरिस्टर की पढ़ाई कर चुके थे इंग्लैंड से। सो बहुत से लोग जो थे लॉयर थे, और लॉयर्स लोगों की ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज में जो है वो टच आ जाता है लीगल लैंग्वेज, तो इसीलिए इसे लॉयर पैराडाइज कहा गया था। तो हम ये चारों ऑप्शंस जो है वो अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ के क्या क्या दिया है, द लैंग्वेज ऑफ द ड्राफ्ट इज फैमिलियर ओनली इन द कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ द लॉ। देखो ये स्टेटमेंट तो बराबर है, मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये जो संविधान की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कोर्ट वाले समझ पाएंगे अच्छे से, तुम्हारे मेरे जैसे जो कॉमन आदमी है उसको फर्स्ट रीडिंग में समझ में ही नहीं आ सकता है जल्दी, राइट। तो ये सिंपल मीनिंग है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल वर्स्ड लॉयर इन कोर्ट्स। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखो अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि जो भी वेल वर्स्ड लॉयर्स है वही इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो एप्लीकेशन है, जो रियल यूज है, वो उसको समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत हद तक सही है, जो भी लीगल लैंग्वेज है उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, और जो एक वेल एजुकेटेड लॉयर है जिसको संविधान के एक एक शब्द का बारीकी से जो वर्ड का जो मीनिंग है वो मालूम है, वही उसको उसके एप्लीकेशंस को जान सकता है। तो अल्टीमेटली ये सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल लेस ट्रूथफुल। अब ऐसा क्यों दिया है, देखो ये भी स्टेटमेंट क्लियर एकदम करेक्ट है,
मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, लेस ट्रूथफुल ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, जब हमारी केस जाती है कोर्ट में, आपको भी पता है 6 महीना, ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, कुछ कुछ केसेस तो 5 साल तक पेंडिंग होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? देखो, इसीलिए उसको लेस ट्रूथफुल कहा गया है। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा है कि जानबूझकर ऐसा संविधान बनाया है जो लेस ट्रूथफुल हो, या फिर मैंने अभी अभी ही आपको बोला कि लीगल लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है, उसको हम बहुत तरह से प्रिटेंड कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। वो कैसा कर सकते हैं? वो जब आप बहुत सारे अभी आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझेगा कि जो लीगल लैंग्वेज है वो बहुत ही डाइवर्स होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं और इससे हम बोलते हैं ना, वर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। मतलब इसी वजह से कोर्ट में जो है ना, जो केसेस है वो बहुत लंबी लंबी खींचती रहती है। तो इसका सिंपल यही मीनिंग है। तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। और फोर्थ, 3 of the 7 members of the drafting committee were legal scholars। अभी ये तो स्टेटमेंट देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे जो मेंबर्स थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर हमारे गांधी जी हो गए, वो सब लोग लॉ की बैकग्राउंड से थे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी बराबर है, ठीक है। मतलब हर 7 में से 3 आदमी जो है वो लॉयर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें अल्टीमेटली चारों जो स्टेटमेंट्स है वो राइट है। देखो दोस्तों, मैंने ये PYQs लिए क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरे जो सेशंस हो रहे हैं वो मैं ऐसे ही आलतू फालतू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्रॉपरली PYQs सॉल्व करके देख सकते हैं घर पे जाकर, ठीक है। सारे PYQs तो लेना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा दिन मेरा निकल जाएगा। आप एक काम कीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लीजिए, ठीक है, मार्केट में बुक आती है तो वो आप सॉल्व कीजिए आप, और आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद इस लेसन के, ठीक है। मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने मेरे सेशंस एकदम ध्यान से देखे हैं तो ज़रूर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो ज़रूर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लेसन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपके लिए PYQs भी 4 से 5 जो PYQs है वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों, ठीक है। मेरा नाम केदार घाटगे है। प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही साइलेंट फीचर्स जो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।